गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर 2022-23 का जो सीबीएसई ने जारी किया है। आज हम उसको डिटेल के अंदर क्या करेंगे समझेंगे। तो इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडीज के आपके सैंपल पेपर अपलोड कर दिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे को सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया ना इकोनॉमिक्स का, उसको डिटेल के अंदर समझेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ उसके साथ के कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और या किन क्वेश्चंस का पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है उसको भी डिटेल में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखो स्टेटमेंट 1 के द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व due to the direct relationship between income and consumption and the assumption of constant marginal propensity to consume। देखो हमें क्या बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है या गलत है। देखो सबसे पहले किसकी बात की उन्होंने, कंजप्शन कर्व की, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो देखो हमें कि इसको डायग्राम की तरह देखते हैं कि हमें पता है कि कंजप्शन कर्व हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, is an upward straight line curve। yes, upward curve है और straight line curve है due to the direct relationship between income and consumption। yes, हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ती जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है। और उसका कारण क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, बिकॉज जो हमारा एमपीसी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कि जो कंजप्शन बढ़ रही है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, उसी वजह से वो स्ट्रेट लाइन है और वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज यस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। चलो तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व यानी एडी एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। यस, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखो एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनता है सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और कंजप्शन कर्व भी कैसे बनता है, कंजप्शन कर्व ऐसे बनता है सी, और आई हमारा कैसे बनता है, आई हमारा ऐसे बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, और कंजप्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर, वो लगातार भागती रहती है। और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो किसको मिलाकर बनता है, सी और आई को। तो हमें पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंजप्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो क्या है, ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंजप्शन है और ये सी प्लस आई, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिकॉज ओइंग टू रशिया यूक्रेन वार, कि रशिया यूक्रेन वार क्राइसिस की वजह से द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइस ड्यू टू द सप्लाइड साइड इश्यूज। मतलब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना, जो कच्चे तेल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन बीओपी सिचुएशन। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कितना पैसा हमारे देश में बाहर से आ रहा है और कितना पैसा हमारे देश से उन दूसरे देशों के अंदर जा रहा है, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो इसका कहते हैं इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो पहला क्या बोला, देखो इसका हम डायरेक्टली इंपैक्ट ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हमें पहले क्वेश्चंस को जो हमें आंसर दे रखे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और उसमें से एक सही को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया विल राइज, नहीं, कार की प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल इंडिया राइज, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बाहर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इंडिया के अंदर इंडिया साइकिल्स लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये एक जनरल इंपैक्ट है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा नहीं सोच सकते। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज, क्या यूएस डॉलर ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, सप्लाई साइड का इशू है, मतलब इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, तो इंडिया को इंपोर्ट पैसे क्या देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे, ना कि ज्यादा डॉलर नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं है, इंडिया को बाहर से क्रूड ऑयल लेना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। और आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, यस, यूएस डॉलर जो होगा वो ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया, अब ज्यादा पैसे लगेंगे उसको लेने के लिए, तो यूएस डॉलर जो है वो इंडिया से ज्यादा बाहर जाएगा। तो आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। मतलब कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है
जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, किसके लिए? लोन देने के लिए। तो हमें सबको पता है कि कौन से बैंक्स होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक का मेनली काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ग्रांटिंग लोन। और डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करता है? ताकि वो लोन दे सके। देखो LIC क्या है? LIC हमसे डिपॉजिट तो लेती है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन क्या वो लोन देती है? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पैसे ऐसा कोई काम करती नहीं है। तो आंसर विल बी ए, कमर्शियल बैंक्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखो स्टेटमेंट 1 क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। उन्होंने क्या बोला? देखो एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सर्विस की बात की है, तो हमें पता है ये किस में जाएगा? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। देखो ये इसके अंदर भी BOP की बात करिए तो हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो। एक तो क्या होता है? करंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में भी क्या आता है? एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है जिसमें हम विजिबल ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स एंड गुड्स, वो गुड्स जिनको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स की बात करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है? एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मतलब इंडिया जो है वो फाइनेंशियल सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो उससे क्या होगा? उससे इंडिया के पास पैसा आएगा। तो पैसा आना मतलब क्या? क्रेडिट होना। तो ये तो बात सही है। और किस में होगा? करंट अकाउंट में होगा। यस ट्रू है, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं हम? करंट अकाउंट में, क्योंकि इससे एसेट्स एंड लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है? पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये भी बात सही है। देखो फॉर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जो आ रही है उससे देश का पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है? बोरिंग्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये वो चीज, कैपिटल अकाउंट में वो चीज जाती है जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर क्या करती है? इंपैक्ट करती है। तो कौन सी चीजें रहेंगी? वो चीजें जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर क्या करेंगी? इंपैक्ट करेंगी। ठीक है ना। चलो तो ये हमारे पास फोर्थ का आंसर क्या आ गया हमारे पास कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट के अंदर से क्वेश्चन की नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। देखो स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट के अगर बारे में बात करें तो स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट। और फ्लो का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को पीरियड के अंदर मेजर करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट। और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने या प्रोड्यूसर ने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन्वेस्टमेंट को तो हम फ्लो पीरियड के अंदर मेजर करते हैं ना, कि 1 महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है या 1 साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है ना। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट, तो स्टॉक कंसेप्ट तो है ही नहीं। और दूसरा कैपिटल, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड। कैपिटल का मतलब क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो अमाउंट जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नॉट फ्लो। ये नहीं बोलते कि 1 महीने की कैपिटल है, दो नहीं। बिजनेस में हमने कैपिटल लगा रखी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी कैपिटल है हमारी वो उसको मेजर करते हैं, ना कि एक पीरियड के अंदर मेजर करते हैं। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, तो ये भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आंसर विल बी डी। चलो इसका और वाला देखें तो और वाला क्या है हमारे पास कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। देखो हमें ना ये कुछ डैश दे रखी हैं, इन डैश को पूरा करना है। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहा है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? जनरेशन फेज, जहां पर इनकम्स वगैरह को क्या किया जाता है? जनरेट। फिर उनको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। जहां पर इनकम क्या की जाती है? लोगों में जो फैक्टर्स होते हैं उनमें बांटी जाती है। और जब फैक्टर्स के हाथ में पैसा आता है तो उस पैसे को क्या करते हैं? खर्चते हैं। तो थर्ड फेज विल बी एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। तो देखो इस डैश के अंदर क्या आएगा? या तो एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन। तो देखो आपको दिख रहा है कहीं सेकंड के अंदर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, डिस्पोजिशन। देखो एक तो आपको ये मिल गया डिस्पोजिशन। ठीक है। दूसरा उन्होंने आपके यहाँ से पूछा था कि भाई ये क्या है? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या नेशनल आउटपुट भी बोल सकते हैं कि भाई इनकम। देखो इनकम का मतलब जितनी आउटपुट देश में पैदा होगी वही देश की क्या होगी? इनकम होगी ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं?
नेशनल आउटपुट और डिस्पोजिशन। तो आंसर विल बी सी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 30 करोड़, द कंजप्शन फंक्शन वुड बी, रेलिवेंट कंजप्शन फंक्शन वुड बी, मतलब ये हमें आंसर दे रखे हैं। देखो कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि C इज इक्वल टू C डैश प्लस MPC अपॉन वाई इनकम, ठीक है ना। तो C के पता नहीं, लेकिन हमें C डैश पता है। तो C डैश कितना है हमारा, C डैश है यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन जो फिक्स रहेगी जब इनकम जीरो होगी, कितना मिनिमम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ये कितना है 30 करोड़ है, ठीक है ना। तो ये कितना है 30 करोड़ आ गया। अच्छा अब क्या चाहिए हमें, MPC। MPC मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन हमें क्या दे रखे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे दिया, यानी कि क्या दे दिया, K दे दिया। तो K का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस MPC, ठीक है ना। तो हमें क्या दे दिया, 4 दे दिया और 1 माइनस MPC दे दिया। तो इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। तो उधर लेके गए तो क्या आया, 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये कितना आया, -4 MPC और इज इक्वल टू 1 माइनस 4। तो ये कितना आ गया, -4 MPC इज इक्वल टू -3। MPC इज इक्वल टू -3 अपॉन -4, माइनस माइनस कट गया, आंसर विल बी 0.75। तो MPC कितना आ गया, 0.75 और ये कितना हो गया y। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी A, C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 y। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ MPS। देखो सिंपल से ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ी है कितनी, जितनी आपकी कंजप्शन बढ़ी है, मतलब सारा का सारा पैसा आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो, तो आपका जो MPS होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। देखो अगर नेशनल इनकम जो है हमारी, मतलब जितना भी आपने कंज्यूम किया, जितना भी आपने कमाया, सारा का सारा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उतनी ही कंजप्शन बढ़ गई आपकी, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है। तो इट मींस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, यानी कि MPC कितना हो गया, 1 हो गया। कि अगर आपने 100 करोड़ इनकम कमाई तो 100 करोड़ ही क्या कर दिया, कंजप्शन बढ़ा दी। तो आंसर विल बी MPC विल बी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो MPS क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कुछ भी सेव ही नहीं किया आपने, सारा का सारा क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। लेकिन अगर वो ये बोलते कि नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ी है लेकिन कंजप्शन कम बढ़ी है, तो कुछ ना कुछ सेव करते हैं, फिर वो होता कि भाई वो एक 0.2 0.3 0.4, लेकिन अब क्वेश्चन ने क्लियरली हमें बता दिया, ठीक है ना। चलो तो अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज, मनी सप्लाई मतलब पैसा इकोनॉमी के अंदर कैसे बढ़ेगा, इफ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव हमें देखो, सबसे पहला क्या है, RBI इंजेक्ट मोर मनी इन द सर्कुलेशन। यस, इससे भी तो हमारी देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी, देश के लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। यस, ये बात बिल्कुल सही है, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा सेकंड क्या है हमारे पास, कमर्शियल बैंक एक्सपैंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन। मतलब क्या हो गया कि जो कमर्शियल बैंक्स है ना, देखो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो अगर वो ज्यादा पैसा क्रिएट करेंगे, ज्यादा क्रिएशन करेंगे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड क्या है, टैक्स रेट आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे ही टैक्स कम हुए, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचा, तो मनी सप्लाई वो भी क्या हुआ, देश के अंदर ज्यादा बढ़ी। तो ये भी बात सही। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट। देखो बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट के ऊपर RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो अगर वो रेट को इंक्रीज कर दिया गया तो लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, कम लेंगे, कम लेंगे, बिकॉज लोन के रेट बढ़ गए। तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी। तो ये आंसर नहीं है। तो ये तीनों ही हमारे आंसर होंगे, 1 2 एंड 3। तो अल्टरनेटिव कौन सा सही है, ए। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन किसके अंदर है, BOP से है हमारे पास क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या पूछा उन्होंने कि फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट 2010 और 2020 के हिसाब से इतना था,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2002 to 2020 इज करेक्ट। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज। अच्छा, आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दे दिए कि एक्सपोर्ट्स कितने थे 2010 के अंदर 280 और इंपोर्ट्स कितने थे 240, यानी कि बैलेंस कितना होगा आपके पास, बीओपी का बैलेंस कितना होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड 40। लेकिन 2020 के अंदर 580 था और कितना रह गया, इंपोर्ट्स कितने थे 460 थे, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली आपके पास 120। तो अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो क्या है, सही है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर तो इंप्रूवमेंट हुई है। देखो बीओटी निकलता है, कैसे निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। तो पहले हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना था, सिर्फ 40 था, लेकिन अब कितना हो गया, 120 हो गया। तो इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई? हुई है इंप्रूवमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, क्या घाटा बढ़ा है? नहीं, घाटा तो हुआ ही नहीं, सरप्लस के अंदर चल रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ बैलेंस इन इनविजिबल, इनविजिबल भी नहीं आई। डिटोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ है, डिटोरेशन मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। देखो कम तो हुई नहीं है, बढ़ी है, पहले 40 था अब कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या होगा आपका, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इट विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये भी इमेजिनरी कंट्री है, विजिबल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट इनविजिबल ये नेट करंट ट्रांसफर्स। तो आपको क्या बोला, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी डैश ऑफ रुपीज डैश करोड़। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का बैलेंस, देखो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में कितनी चीजें आएंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितने थे 100, इंपोर्ट कितने थे 150, तो आंसर विल बी -50। और इनविजिबल ट्रेड के अंदर क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स और नेट करंट ट्रांसफर्स बैलेंस, यानी कि कितना ट्रांसफर्स हुआ 15, ये कितना हो गया हमारे पास 40 + 15 यानी कि 55, यानी कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड कितना है 55। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड में देखो क्या आता है, सर्विसेज और नेट करंट ट्रांसफर्स। तो 40 करोड़ का पॉजिटिव सर्विस था और 15 करोड़ के ट्रांसफर आए थे, यानी 55 करोड़ रुपए हमारे पास आया था और 50 करोड़ रुपए हमारे से चला गया था। तो नेट हमारे पास कितना होगा, 5 करोड़ का सरप्लस होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो किसके अंदर है, सरप्लस के अंदर। और कितने का सरप्लस है, 5 करोड़ का सरप्लस है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि, अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्या है कि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वेयर एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल। देखो ये तो पहले ही गलत बता दिया उन्होंने। एक्स पोस्ट मतलब क्या होता है कि एक्चुअल, और एक्स एंटे मतलब क्या होता है, प्लान्ड, ठीक है ना। तो क्या असर्शन सही है, नहीं। एक्स याद रखना इस चीज को, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर हुआ कितना जो हमने सोच रखा, ठीक है। और एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमने प्लान, हमने मतलब किसने प्लान किया होता, कितनी इन्वेस्टमेंट की जानी है और कितनी सेविंग प्लान की गई थी इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो असर्शन तो क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। और रीजन क्या, एट द इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सही बात है। देखो सेविंग इज इक्वल टू क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, और वो हमेशा कौन सी वाली होती है, प्लान। जब प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी तभी आप क्या होगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है ना। तो असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। तो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आंसर विल बी डी, की असर्शन जो थी आपकी फॉल्स थी लेकिन आपका जो रीजन था वो क्या था, बिल्कुल सही था। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन एंड चूज वन। अच्छा ये भी असर्शन रीजन है हमारे पास कि सेविंग कर्व्स मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कि सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा जब इनकम क्या होगी आपकी जीरो। तो हमें पता है कि जब हमारी इनकम क्या होगी, जीरो होगी, तो उस समय कुछ ना कुछ तो कंज्यूम किया होगा कि नहीं किया होगा, और वो कहां से आया होगा, वो आया होगा हमने सेविंग से। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि जब भी आपका जो सेविंग कर्व होगा वो नेगेटिव इंटरसेप्ट दिखाएगा आपकी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर।
जब आपकी इनकम क्या होगी, 0 होगी, और वो दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या है, रीजन क्या है इसका, सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। देखो ये बात तो सही है, लेकिन क्या इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नेगेटिव इंटरस्पेक्ट क्यों है। देखो असर्शन का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी थी और फिर उस स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन दी, लेकिन इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन सही दी, नहीं। ये नेगेटिव इंटरसेप्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो हमारी कंजप्शन होती है, इनकम 0 है तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना, तो ये जो कंजप्शन को करने के लिए सेविंग आपकी क्या हुई, नेगेटिव हुई। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, लेकिन रीजन तो इन्होंने सही नहीं, लेकिन रीजन एक्चुअल में सही है। ये जो सेविंग फंक्शन है वो किसका रिलेशन है, सेविंग एंड इनकम, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है सेविंग भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो वो तो है, तो बोथ आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन जो है, जो इसकी वो है, वो सही है कि गलत है, वो क्या है, वो गलत है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। ये एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है और उसमें दो फर्म्स है, फर्म ए एंड फर्म बी। तो फर्म ए सोल्ड गुड फॉर ₹2000 टू फर्म बी, यानी कि जो फर्म ए है, एक मिनट, जो फर्म ए है वो उसने सामान बेचा कितने का, 2000 का, किसको, फर्म बी को। तो ध्यान से देखा जाए कि फर्म ए के लिए ये क्या हो गई, सेल। ठीक है ना, फर्म ए की सेल कितनी होगी, 2000 करोड़। तो ये फर्म बी की क्या होगी, ये फर्म बी की होगी परचेज। ठीक है ना, चलो, एंड परचेज गुड्स फॉर ₹1000, और फर्म ए ने कितने के गुड्स परचेज किए, 1000 के। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर ₹2500, फर्म बी ने भी एक्सपोर्ट किया, मतलब सामान बाहर बेचा है कितने का, 2500 का। और डोमेस्टिक सेल मतलब देश के अंदर कितने की सेल करी है, 1500 की। तो आपको निकालना क्या है, एनडीपी एट एमपी इफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज, मतलब डेप्रिसिएशन कितनी है, 200। देखो सिंपली आपको कौन सा मेथड आ गया, वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड आपने ये बताना है कि भाई एनडीपी एमपी कितना था, तो देखो आपको वैल्यू एडिशन मेथड करना पड़ेगा। 3 मेथड होते हैं हमारे नेशनल इनकम निकालने के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड। तो ये वैल्यू एडिशन मेथड है कि कितनी वैल्यू ऐड की है। तो सबसे पहले वैल्यू एडिशन मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, की भाई वो चीज कितने की आपने बेची और उसके ऊपर कितना आपने क्या किया हुआ था, एक्सपेंस किया हुआ था। तो उसको माइनस करके हम एक्चुअल में निकाल लेंगे कि कितनी वैल्यू हमने जनरेट करी है। तो फर्म ए की देखें कि फर्म ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने की चीज उसने प्रोड्यूस कर बेची थी। तो फर्म ए ने 2000 रुपए का सामान बेचा था और खरीदा कितने का था वो सामान, 1000 का खरीदा। फर्म ए ने कितनी वैल्यू जनरेट करी है, 1000 करोड़ की वैल्यू जनरेट करी है। ठीक है ना, और फर्म बी, अब फर्म बी ने देखो ध्यान से देखना है, हमें फर्म बी की सेल नहीं बता रखी, लेकिन इतना बता दिया कि फर्म बी ने एक तो बाहर सामान कितने का बेचा था, एक्सपोर्ट कितने का किया था, 2500 का। तो ये भी तो फर्म बी की सेल होगी। और डोमेस्टिक सेल मतलब देश के अंदर कितना बेचा था, 1500 का। तो टोटल सेल फर्म बी की कितनी, 4000। और उसने ये सामान किससे खरीदा था, फर्म ए से खरीदा था, कितने का, 2000। फर्म बी ने कितनी वैल्यू एडिशन करी है, 2000 की क्या करी है उसने, वैल्यू एडिशन करी। तो टोटल 3000 की क्या है हमारे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। कितना आएगा जीडीपी एमपी आपका, जीडीपी एमपी आया हमारा 3000। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, एनडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से क्या निकालना है, एनडीपी एमपी। तो देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, जीडीपी एमपी दे रखा है आपको, उससे आपको नेट ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट मार्केट। तो सिंपल आपको जीडीपी एमपी यानी कितना था, 3000, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कितनी, 200। तो 2800 हमारे पास क्या आ गया, एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्री मार्केट रेट सिस्टम। देखो फ्री दो टाइप का सिस्टम होता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो आपका एक्सचेंज रेट है ना, वो कैसे डिटरमाइन करता है। तो ये नॉर्मली बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमें फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना,
कि वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आप कैसे पहुंचते हो। और फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज आप कैसे डिसाइड करते हो कि $1 50 का है या $1 कितने का है, 60 का है। वो डिपेंड क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये फ्री मार्केट है। अगर फिक्स्ड होती तो उस पर तो कंट्रोल किया जाता था, या तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या ब्रेटन वुड्स सिस्टम। लेकिन फ्री मार्केट के अंदर ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमेशा बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी ज्यादा उसकी डिमांड है और अगर सप्लाई कम है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की या किसी करेंसी की क्या है, कम है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस हिसाब से हमारे पास मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमें पता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और अकोमोडेटिंग कौन सी होती है। देखो ऑटोनोमस कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन होती है जो डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो हम लोग बेसिकली जो आम पब्लिक है वो क्या करती है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करती है, उसका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है। बीओपी डेफिसिट में जाए, बीओपी सरप्लस में जाए, लेकिन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना, जिसकी वजह से बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम में पहुंचता है। तो लाइक हम क्या बने, जैसे हम नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं मशीनरी बाहर से या हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, इसी की वजह से ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बीओपी क्या चला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। ठीक है ना, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है वो कारण है किसका, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम में जाने का। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अबव द लाइन। इन्हें क्या बोला जाता है, अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो। अच्छा, अकोमोडेटिंग कौन सी होती है, वो ट्रांजैक्शन जो बेसिकली किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, और किसको ठीक करने के लिए की जाती है, बीओपी को ठीक करने के लिए की जाती है। कि जब बीओपी में डेफिसिट है या जब बीओपी में क्या है, सरप्लस है, ठीक है ना, तो उनको ठीक करना है आपको, तब आपको बेसिकली कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब भी आपको मेंटेन करना है, सरकार को डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करना होता है, तो सरकार अकोमोडेटिंग आइटम्स को क्या करती है। तो क्या ये बीओपी के इस इक्विलिब्रियम का कारण होते हैं, नहीं, ये बेसिकली बीओपी को मेंटेन इक्विलिब्रियम में लाने का काम करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन, यानी प्रॉफिट के लिए नहीं होती, ये सिंपली विदाउट प्रॉफिट नॉर्मली बीओपी को मेंटेन करने के लिए की जाती। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ एन इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इट इनकम बाय 2000 करोड़ एंड एमपीसी इज 75%, explain the increase in investment required to achieve the targeted increase in income। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके बारे में हमसे पूछ रहा है, हमसे चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो किसकी बात की जा रही है, के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी कितना है, 75% है। इसे देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना, परसेंट को डिवाइड करोगे कितना आ गया, 1 माइनस 0.75, कितना है 0.25, ये कितना आ गया 4। और कैसे आया, 100 ऊपर चला गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। के हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे 1। अच्छा, अब हमारे पास के का दूसरा फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या होता है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, की इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमें बता दिया कि इनकम कितनी बड़ी है, 2000 करोड़। तो कितनी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज होना चाहिए था। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, 4, और जिसकी 2000 करोड़ हमारी इनकम बढ़ी हुई है। अगर हम 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ना, हम इस 2000 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से, तो आंसर विल बी 500। कि अगर मैं 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा ना, तो और उसको 0.75 कंजप्शन हम करेंगे, तो जो मेरी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 2000 करोड़ इनकम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ ₹87
8,710 crore in the secondary market over the last 4 weeks to drain out excessive liquidity. तो आरबीआई ने बेसिकली क्या किया, सरकार की सिक्योरिटीज को बेचा ताकि वो लिक्विडिटी मतलब कैश जो है वो मार्केट से क्या कर सके, ड्रेन कर सके, कम कर सके. आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ रिजर्व. देखो ये एक्शन प्लान रिजर्व बैंक ने क्यों लिया, ये बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जा रहा है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा. ठीक है ना. तो ये क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच रही है ताकि इकोनॉमी से ज्यादा पैसा खींचा जा सके. तो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर होगा इन्फ्लेशन. ठीक है ना. तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आरबीआई क्यों कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमी में क्या हो चुकी होगी, फैल चुकी होगी. तो जैसे ही इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन फैलेगी, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगा, जिससे लोगों से पैसा क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा. क्योंकि लोग सेल करना मतलब क्या, लोग जो जनरल आम पब्लिक होगी वो खरीदेगी इन सिक्योरिटीज को, जिससे मार्केट से जो उनके पास जो कैश होगा, लोग वो कैश को खर्चने की बजाय, उसको एक्सपेंडिचर करने की बजाय इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे. ठीक है ना. जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. और इकोनॉमी में पैसा कम हो गया तो वो खर्चा कम करेंगे, और इसी से इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा. इन्फ्लेशन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसका ये इंपैक्ट. चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15th हमारे पास क्या है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डूइंग अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन अगेंस्ट अ कमर्शियल बैंक. The commercial bank was enforced with strict penalties due to deficiency in regulatory compliance. As per the central bank, the inspection revealed non-compliance versus different action on the following point: ATM card fraud, ensuring integrity loans to small borrowers. देखो नॉर्मली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरबीआई ने एक इंस्पेक्शन करी कमर्शियल बैंक के ऊपर और उनको पेनल्टीज लगा दी, क्योंकि वो कुछ रेगुलेटरीज जो आरबीआई ने बता रखी थी ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे. ठीक है ना. तो हमने बेसिकली इसमें करना क्या है कि डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की फंक्शन हमें पता है, इशू ऑफ करेंसी नोट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, गवर्नमेंट बैंक. ठीक है ना, बैंकर्स बैंक, एजेंट. ठीक है ना. तो इसके अंदर किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आरबीआई, आरबीआई इसके अंदर परफॉर्म कर रहा है अपना सुपरवाइजरी फंक्शन. सुपरवाइज कर रहा है किसको, सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को. ठीक है ना. तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को सुपरवाइज करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है. और अगर बैंक प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी लगाने का काम भी कौन करेगा, आरबीआई करेगा. तो ये फंक्शन हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए. चलो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड. मतलब रिजर्व रेशियो जितनी ज्यादा होगी, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही क्या होगा, कम होगा. डू यू एग्री विद द सिचुएशन, यस. जस्टिफाई योर आंसर विद अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल. तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि क्या ये बात सही है कि नहीं है. पहले तो आप लिखोगे यस वी आर एग्री दैट सिचुएशन, कि अगर रिजर्व रेशियो क्या होती है, वो मिनिमम पैसा जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है मेंटेन करने के लिए. ठीक है ना. अगर वो ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि अगर बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखेंगे तो लोन तो क्या देंगे, कम देंगे ना. तो इसको एक एग्जाम्पल से क्या करो, जस्टिफाई करो. चलो कर देते हैं. देखो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 रिक्वायर्ड रेट. और क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है कि कितना क्रेडिट क्रिएट किया जाता है बैंकों के द्वारा. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर. इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है ना. तो क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक मिनट और अच्छे से लिखते हैं कि जो क्रेडिट क्रिएशन होता है किसके द्वारा किया जाता है, वो कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है. ठीक है ना. तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 रिजर्व. इसके द्वारा कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमी के. ठीक है ना. और मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब 1 रिक्वायर्ड रिजर्व. ठीक है ना, कि कितना उनको मेंटेन करके रखना पड़े. अब ध्यान से देखो सबसे पहले क्या होता है, बैंकों ये हम एक प्रोसेस है इसका, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले उनके पास क्या आता है, सबसे पहले उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स आते हैं. ठीक है ना. लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसमें से कुछ पैसा वो रख लेते हैं, रिमेनिंग क्या कर देते हैं, लोन के रूप में इशू कर देते हैं.
ठीक है ना। तो अगर मान लो उनको ज्यादा पैसा रखना पड़ गया, यानी लेट्स से कि उनके पास 1,000 करोड़ का क्या आया, इनिशियल डिपॉजिट आया। कितने का डिपॉजिट आया? 1,000 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट आया। अब बैंकों को लेट्स से जो उनकी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो थी वो कितनी थी? 10%, की 10% पैसा रखना था। तो कितना रिमेनिंग 900 रुपए बचा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और कितना क्रेडिट क्रिएशन कर लेंगे, तो उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम इसको, एक मिनट, ऐसा करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ऐसा होगा। और मल्टीप्लायर क्या होगा हमारे पास? क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/रिक्वायर्ड रिजर्व, ठीक है ना। चलो, तो अब हमने क्या एग्जांपल ली थी कि 1,000 करोड़ रुपया है और 10% रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, तो कितना क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा 1/10%। परसेंट है तो परसेंट ऊपर चला गया तो 100 आ गया, इंटू इनिशियल डिपॉजिट विल बी 1,000, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का लोन क्या किया जाएगा? क्रिएट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंकों के द्वारा। और कैसे करते हैं वो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि 1,000 करोड़ रुपए लोगों ने जमा करवाया तो 10%, यानी कि 100 रुपए बैंकों ने क्या किया? उसके अकाउंट के अंदर रखे और रिमेनिंग 900 का क्या दे दिया? लोन दे दिया। लेकिन ये लोन कैश में नहीं दे रहा था, क्या किया रहता है? लोन अकाउंट ओपन किया रहता है, ठीक है ना। तो एक पूरा प्रोसेस था, इसको याद रखना पड़ेगा। चलो, तो एक एग्जांपल ये होगी। अब हमने बताना है कि ये इनवर्सली रिलेटेड क्यों है। देखो, जैसे ही हमने 1,000 करोड़ का सेकंड एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि 1,000 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट आया, लेकिन इस बार जो रिजर्व रेशो थी वो कितनी थी? 20% थी। तो जैसे ही रिजर्व रेशो बढ़ी, देखो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। कैसे? वही सेम 1/RR 20% इंटू इनिशियल डिपॉजिट। तो 20% था, 100 ऊपर चला गया, 100/20 इंटू 1,000, तो ये कितना आ गया? 5। तो अब कितना क्रिएट किया गया? सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि अगर देखो 10% पैसा रखना है तो रिमेनिंग 900 करोड़ लोन दे सकते हो, बट अगर 20% यानी कि, तो रिमेनिंग बचा कितना? 800 ना। तो आप हम नॉर्मली भी सोच के देखें कि अगर बैंकों को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा ना, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? उनका कम होगा। और वो हमने एक एग्जाम्पल से क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास सिंपली क्या है? डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर किसकी बात कर रहे हैं? वो आपसे जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि भाई नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। क्या मतलब होता है इसका? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, कि मतलब नॉमिनल रियल जीडीपी के मुकाबले नॉमिनल जीडीपी कितनी। देखो, रियल जीडीपी मतलब क्या होता है? जब हम जीडीपी को एक कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं। और नॉमिनल मतलब क्या होता है? जब हम जीडीपी को एक करंट प्राइस पे मेजर करते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक पर्टिकुलर चीज है, उसका प्राइस कितना था? आज से 10 साल पहले 100 रुपए था, लेकिन आज वो चीज कितने की हो चुकी है? 220 रुपए की हो चुकी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि सेम चीज की वैल्यू आज 10 साल के बाद कितनी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। कि वो सेम चीज की वैल्यू जो थी वो 2.2 टाइम्स क्या हो चुकी है? ज्यादा बढ़ चुकी है। दैट शो जीडीपी डिफ्लेटर, कि वो सेम चीज की वैल्यू आज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? ये हमें बताता है कि कांस्टेंट की आज से 10 साल पहले के प्राइस के मुकाबले आज इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो चुकी है, और उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को वो नेगेटिव कर देता है। मतलब कि भाई वो हमें बताता है कि एक्चुअल प्राइस उस चीज का कितना है। लेट्स से अगर हमें कोई आज का नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कोई जीडीपी कैलकुलेट कर दे, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से आज का, मतलब आज से 10 साल पहले जब उसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगी, उस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करके उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये कौन मदद करेगा? जीडीपी डिफ्लेटर मदद करेगा। और ये हमें ये भी बताएगा कि किस चीज में कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई किस में ज्यादा है, ताकि सरकार क्या कर सके? पॉलिसीज बना के उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक्चुअल में बताएगा कि देश की एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कि देश में एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है या सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ही जीडीपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये भी क्या करेगा? कौन बताएगा? जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। तो दैट इज शोज जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी के रियल जीडीपी के मुकाबले नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट प्राइस आज कितना पहुंच चुका है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टेट एंड डिस्कस एनी टू प्रिकॉशंस टू कंसीडर व्हाइल नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। तो मैं बता, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3। इनकम, वैल्यू एडिशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या बोलेंगे कि कौन से, देखो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन कौन से एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ सिर्फ इंटरमीडिएट को करेंगे या फाइनल को करेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करेंगे। और सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को बेचकर जो इनकम जनरेट करी है, इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट? यस, उसको इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे हमारे पास। और भी प्रिकॉशंस क्या होते हैं हमारे पास, कि हॉर्स रेस हो गया, इन चीजों को, इलीगल एक्टिविटी से जो चीजें उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जिस घर में रह रहे हैं उसके रेंट की सेल्फ ऑक्यूपाइड वैल्यू इंक्लूड करेंगे। अगर कोई चीज हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कंज्यूम्ड करते हैं उसकी वैल्यू भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, लेकिन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। लाइक ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग करके कोई इनकम जनरेट करी है, उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शंस थी, ये प्रिकॉशंस थे जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन बिलो, डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन बिलो। देखो ये ट्रेंड आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट बताने हैं। तो इस फिगर के अंदर हमें क्या हो रखे हैं, शो रखे हैं। तो फिगर 1 के अंदर क्या है कि ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ी सी फिगर जो ये हमारी पिक्चर है, थोड़ी सी इसकी विजन क्या है आपको कम है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम इसको। देखो ये फिस्कल डेफिसिट है, ये प्राइमरी डेफिसिट है। नॉर्मली आपको कलर के हिसाब से बता रखा है कि ये अप्रैल 2019 का है, ये अप्रैल नवंबर से 2020 का है, और अप्रैल 2021 का है। और इधर आपको इस पिक्चर में क्या बता रखा है, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट, कि बजट के मुकाबले आपका फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको कंपेयर कर दें। तो आपको क्या बताना है कि 2019 के अंदर हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था वो 8.1% था, जबकि वो 2020 में बढ़कर कितना हो गया, 10.8% हो गया। लेकिन 2021 के अंदर वो क्या हो गया, कम हो गया। सिंपली आपको इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, दैट्स इट। कोई अपना व्यू पॉइंट इसके अंदर नहीं देना। अब प्राइमरी डेफिसिट में सेम बताएंगे कि वो भी बढ़ा, लेकिन 2020 के अंदर और उससे ज्यादा कंपैरिजन बढ़ गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया। और इसमें क्या बताएंगे, जो फिस्कल डेफिसिट की परसेंटेज थी बजट के मुकाबले, वो 2019 में बढ़ी, 114.8% थी, और जो बढ़कर कितनी हो गई, 135.1%। लेकिन अप्रैल नवंबर 2021 में वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो हमें सिंपल एक क्या करना है, इन फिगर्स को देखकर अपनी व्यू पॉइंट डिपिक्ट करना, दैट्स इट। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर आपके पास कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें पता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स, क्रिएशन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है ना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन उन्होंने सिंपल ये बोला कि आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट करने का ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करना है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को बांटती है, एलोकेट करती है प्रॉपर्ली, यानी कि अमीरों से लेती है एक तरीके से बेसिकली हायर टैक्स के रूप में, और जो पुअर और मार्जिनलाइज पीपल होते हैं उनको सब्सिडीज के रूप में क्या कर दिया जाता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हर सेक्टर के अंदर प्रॉपर्ली पैसा क्या हो जाए, डिपिक्ट हो जाए। यानी वो सेक्टर जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रहा या वो बहुत महंगा दे रहा है, वहां पर अपने रिसोर्सेज लगाएगी ताकि आम पब्लिक के क्या हो सके, फायदा हो सके, ठीक है ना। टैक्सेस जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा लगाएगी, और लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी नॉर्मल गुड्स के ऊपर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, पब्लिक गुड्स की प्रोविजन रखेगी। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज को बजट के अंदर सरकार क्या करती है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करती है, एलोकेट करती है हर उस जगह के ऊपर, जिससे आम पब्लिक का क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है ना। चलो, और के अंदर देखिए तो हमारे पास क्या है, सिंपल दे रखा है, डिस्टिंग बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती, मतलब जिससे ना तो सरकार की एसेट्स कम होती है उनको बेचकर, ना सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की मतलब एक तरीके से फ्री फंड का पैसा, लाइक टैक्स इनकम, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इस चीट नॉन टैक्स के अंदर क्या होगा, इस चीट हो गया, फीस, फाइन्स वगैरह, ये सारी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी, जो सरकार की या तो एसेट्स कम करे, या सरकार एसेट बेचकर वो पैसा आएगा, या लायबिलिटी जनरेट हो। लेट्स से सरकार की बोरिंग्स, सरकार ने कोई लोन ले लिया, ठीक है ना, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट, जिससे लायबिलिटी क्रिएट हुई। या डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपनी एसेट्स बेच दी,
ठीक है ना। नॉर्मली सरकार ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया या कुछ भी कर दिया ऐसा, तो दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन डायरेक्टली उसी पर्सन के ऊपर पड़ेगा जिसको उसको पे करना है, और उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लाइक इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जिसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ेगा लेकिन पे कोई और करेगा, लाइक जीएसटी, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी। वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो लगते तो किसके ऊपर है? दुकानदार के ऊपर, लेकिन पे कौन करता है? कस्टमर करता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स सैंपल पेपर, ठीक है ना। तो जिसके अंदर हमने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक तरीके से देखा, और इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ रखे हैं उनको डिटेल के अंदर इसी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।